एक 26 साल के नौजवान का आज बीपी सर्जरी से पहले 160/100 था और मैं बार-बार चिंता कर रहा था कि इतने नौजवान व्यक्ति का सर्जरी से पहले बीपी इतना हाई कैसे हो सकता है? इसकी तो अभी उम्र ही क्या है? पर फिर उस पेशेंट ने मुझसे एक ऐसी बात पूछी जिसने मुझे साफ कर दिया कि वो पेशेंट इतना एंग्शियस या उसका बीपी इतना बढ़ा हुआ क्यों था। मैं हूं डॉक्टर मयंक दराल और हजारों ऐसी नी, एसीएल रिप्लेसमेंट और शोल्डर इंजरीज ठीक करने के बाद मैं आपको हर छोटी से बड़ी बात बताने वाला हूं जो आपको एक बेटर हेल्थ प्रोवाइड करेगी। पेशेंट ने मुझे अपनी एसीएल सर्जरी से ठीक पहले एक ऐसी रिक्वेस्ट करी जो हो सकता है आपको करनी चाहिए या हो सकता है नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो को मैं इस बात पे कैसे बताने वाला हूं कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी सर्जरी कितनी बेहतर हो। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात है, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी सर्जरी बेटर हो या ना हो, वो तो डॉक्टर का डिसीजन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्या अपनी सर्जरी को रिक्वेस्ट करना कि मैं लाइव देखना चाहता हूं, ये सही बात है या गलत बात है? कैसे इस रिक्वेस्ट ने मुझे मेरी पहली सर्जरी की याद दिला दी? और वो कौन से 2 सवाल हैं जो मैं हर बार जब भी कोई मरीज अपनी ऐसी रिक्वेस्ट लेके आता है, मैं ज़रूर अपने आप से पूछता हूँ उससे पहले मैं उसको उसकी सर्जरी दिखाऊं। और क्या आम तौर पे जितने भी डॉक्टर सर्जरी करते हैं वो ऐसी क्या चीज़ दिखाते हैं मरीज को सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद जिससे मरीज का ट्रस्ट डेवलप हो? तो आइए शुरू से स्टार्ट करते हैं। जिस पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ जिसका बीपी 170/100 था, वो मेरा वही मरीज था जब मेरे पास पहली बार अपनी नी इंजरी के साथ आया तो एक 75 क्वेश्चंस यानी कि 75 सवालों की लिस्ट लेके आया जिसके मैंने एक एक सवाल का जवाब दिया और वो सर्जरी करवाने आया। परंतु क्या मैंने उसके हर सवाल का जवाब देकर ठीक करा या गलत करा? क्योंकि जैसे कहते हैं कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, उसी प्रकार से टू मच नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। मरीज का अपने सर्जन से ये कहना कि मुझे अपनी पूरी सर्जरी देखनी है, ये क्या दर्शाता है कि डू यू ट्रस्ट योर सर्जन और यू नॉट ट्रस्ट योर सर्जन? या फिर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, और अगर आप क्यूरियस और घबराए हुए हैं और बहुत ज़्यादा वरिड हैं तो आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी सर्जरी बेटर हो? और सच में क्या कुछ आप जब ऑपरेशन चल रहा है आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके रिजल्ट्स में फ़र्क आ जाए? दोस्तों, जब भी मैं कोई एसीएल सर्जरी करता हूँ या नी रिप्लेसमेंट, यहाँ तक कि अगर कोई शोल्डर इंजरी कर रहा होता हूँ, तो सर्जरी के होने के बाद हम खुद पेशेंट को कंसोल पे या कैमरे पे जब लाइव सर्जरी चल रही होती है हम उसे दिखाते हैं कि बेटा देखिए ये था आपका फटा हुआ लिगामेंट या फटा हुआ मेनिस्कस, और अब जो रिपेयर करने के बाद ये ऐसा हुआ है। तो पेशेंट इससे सेटिस्फाइड हो जाता है क्योंकि हूबहू पिक्चर उसको सर्जरी के बाद हम दिखा देते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही। दूसरी बात, कुछ पेशेंट अगर इंसिस्ट करते हैं तो हम उनकी पूरी सर्जरी की जो रिकॉर्डिंग है वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं सर्जरी के बाद। और यहाँ तक कि तीसरा नंबर ऑफ स्टेप, सर्जरी के बाद आपका क्या स्क्रू लगा है या क्या बटन लगा है, इसका एक एक्सरे होता है जो एक्सरे में आपको पता चल जाता है कि आपका एसीएल लिगामेंट हुआ है या आपका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, उसमें पकड़ में आ जाता है। तो वो ज़रूर करवा के देखते हैं ताकि पेशेंट को एक सेटिस्फैक्शन या ट्रिपल डॉक्यूमेंटेशन हो। परंतु इसमें से कुछ चीज़ें यानी कि वीडियो दिखाना या एक रिकॉर्डिंग मांगना ये तभी करते हैं जब पेशेंट इंसिस्ट करते हैं। परंतु अब सवाल है कि जब पेशेंट कहता है कि मुझे अपनी खुद की सर्जरी लाइव देखनी है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्या आप फ्लाइट में ये कहते हैं कि मुझे कैप्टन के साथ कॉकपिट में बैठना है? और क्या अगर मैं इंसिस्ट करूं कि मुझे फ्लाइट में कॉकपिट में बैठना है या देखना है कैप्टन क्या कर रहा है, उससे मैं किसी भी तरीके से ऑप्टिमल रिजल्ट या सेफ लैंडिंग में हेल्प कर सकूंगा? और अगर मैं सेफ लैंडिंग में हेल्प करूं या ना करूं, क्या मैं कैप्टन की मुसीबतें बढ़ा सकता हूं या नहीं बढ़ा सकता हूं? दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब भी स्पोर्ट्समैन या कोई परफॉर्मर कुछ परफॉर्म कर रहा होता है तो ऑडियंस वहाँ पे कितनी मौजूद है, ऑडियंस क्या कह रही है, वो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है और वो एक परफॉर्मेंस एंजाइटी कहलाती है। मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपका ऑपरेशन चल रहा है तो उस ऑपरेशन थिएटर में सबसे ज़्यादा काम यानी कि शांत दिमाग किसका होना चाहिए?
वो है आपके सर्जन का, और तभी वो आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स डिलीवर कर पाएगा। क्योंकि अगर उसका काम माइंड नहीं है, अगर वो परफॉर्मेंस माइंडसेट में जाएगा या शोमैनशिप में जाएगा, आपको पूरी सर्जरी दिखाएगा, तो हो सकता है वो अपना बेस्ट डिलीवर ना कर सके। बिकॉज हमारा गोल है आपको बेस्ट रिजल्ट डिलीवर करना और ना केवल एक शोमैनशिप दिखाना। इसीलिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप अपनी सर्जरी में क्या ऐसा करें जिससे आपकी सर्जरी बेटर हो। वो है वही जो आप प्लेन में करते हैं, यानी कि शांति से लेट जाएं और काम रहें, क्योंकि अननेसेसरी एंजाइटी से आपका भी बीपी बढ़ेगा, जो सर्जरी के रिजल्ट्स को हैम्पर भी कर सकता है, कई केस में देखा गया है। और ये हमेशा याद रखना, आपकी क्यूरियोसिटी कई बार आपको परेशानी में भी डाल सकती है, क्योंकि स्टेक में सिर्फ आपकी इंक्विजिटिवनेस या क्यूरियोसिटी नहीं है, स्टेक में है आपकी सेफ्टी, ओवरऑल वेलबींग, फिर आपकी सक्सेसफुल सर्जरी, फिर तीसरे पे आपके सर्जन की रेपुटेशन, और चौथा लीगैलिटीज। बिकॉज कई बार ओवर इन्फॉर्म्ड पेशेंट्स ने ऐसा कुछ देखा होता है, फिर उनके सवाल रुकते नहीं और इससे केवल और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होता है। और अगर सर्जरी भी हुई होती है तो उसके बावजूद वो अपने सर्जन से कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछते रहते हैं जो उनकी हीलिंग में ही हैम्पर करता है, बिकॉज टू मच ऑफ डाउट क्रिएट्स अ डिलेड हीलिंग। तो ऑलवेज मेक अ राइट चॉइस ऑफ चूजिंग सर्जरी से पहले ही कि आप अपने सर्जन को ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और कितना ट्रस्ट करते हैं, तभी आप अपनी सर्जरी पे जाएं। या जैसे हमारे कितने सारे पेशेंट्स ऑल ओवर इंडिया या विदेशों से भी कॉल करते हैं कि हमें सर्जरी करवाना चाहते हैं, बिकॉज उनका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। बिकॉज सर्जरी इज नॉट जस्ट टेक्निकलिटीज बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल, एंड यू हैव अ इक्वल रोल टू प्ले इन योर रिजल्ट। हाँ, परंतु कई बार मैं अपने मरीज की ऐसी रिक्वेस्ट पे मैं एग्री भी कर जाता हूँ, पर दो ऐसे सवाल हैं जो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मेरा पेशेंट काम या क्यूरियस या एंशियस तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइटेड तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड तो नहीं है। और दूसरा, जो मैं मरीज को दिखाता हूँ वो उसके जख्म या हमारे सर्जिकल नाइफ्स नहीं है, वो केवल कैमरे पे जो मैं कर रहा होता हूँ वो रिजल्ट्स, या वो व्यू जिसमें ब्लड ना हो, जिससे पेशेंट ना घबराए, केवल ये दो चीज़ें दिखाता हूँ जिससे वो पैनिक ना करे। क्योंकि ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ मरीज एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो कैसे रिएक्ट करेगा ये बहुत ही अलग चीज़ है जब वो अपने ही शरीर को देखेगा। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब मैंने अपनी पहली सर्जरी करी। बात थी 2008 की, जब मैंने एज अ एक ऑर्थोपेडिक इंटर्न अपने सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन को असिस्ट करवाने के लिए सोचा। और क्योंकि मेरी पहली सर्जरी थी ऑर्थोपेडिक सर्जरी एक ओटी में, तो मैं जब डॉक्टर साहब को असिस्ट करवा रहा था, मैं इतना ब्लड नहीं देख पाया था, और पहली बार मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ है। और ये किस्सा बता भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि ऑपरेशन के दौरान मैं बेहोश हो गया था। तो ये जो ट्रेनिंग का हिस्सा है, उससे ही हम लोग इतने मजबूत हो पाते हैं कि बार बार सर्जरी करें। तो इसीलिए अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो एक सर्जन को कॉशियस होना चाहिए, और आपको भी ऐसी अनजुडिशियस डिमांड को लेकर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है कि आपको देखना चाहिए अपनी सर्जरी, नहीं देखनी चाहिए सर्जरी। सवाल इस बात का है कि देखने के बाद आपका एक्सपीरियंस मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, आप कैसे रिएक्ट करेंगे या नहीं रिएक्ट करेंगे। तो ये होल पर्पस है, ये होल प्रॉब्लम है जो आपकी सर्जिकल आउटकम को गाइड करेगी। और सर्जरी तो बहुत दूर की बात है, अस्पताल में केवल अपने मरीज को देखकर ही मरीज बेहोश हो जाते हैं। मैंने कई बार कई वीडियोस में बताया है, एक इंडिया के नेशनल लेवल के जूडो प्लेयर आए थे, उनका फ्रैक्चर हुआ था, और मैं उनके हाथ के फ्रैक्चर को प्लास्टर लगा रहा था, और मैंने उन्हें ये कहा कि आप बेहोश तो नहीं होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ का, जब मैं प्लास्टर कर रहा होता हूँ, मरीज़ अपने ही फ्रैक्चर को, जिसमें कोई खून नहीं निकला होता, उसके प्लास्टर को देखते देखते बेहोश हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जो अस्पतालों में होता है। और जब मैं अपने मरीज़ को केवल ये बात ही बता रहा था, 2 मिनट के अंदर अंदर खड़े खड़े वो मरीज़ मेरा फेंट हो गया, जिसकी मैंने फिर बाद में फ़ोटो भी खींची थी और साझा करी थी। जो आर्ट ऑफ हीलिंग है और मेडिसिन है, ये केवल एक शोमैनशिप नहीं है, एक दिखावा नहीं है, ये एक सीरियस हीलिंग इम्पार्ट हो रही होती है। तो इसमें ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरत है। हाँ, साथ में ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, परंतु कई बार ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में हम प्रोटेक्शन को मिस आउट कर देते हैं, तो इसीलिए ये एक सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो
तो हमेशा डिसीजन वो लेना चाहिए जो उस मरीज़ के लिए उस मोमेंट पे सबसे राइट चॉइस है। और अगर आप कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनको नी या शोल्डर इंजरी या कोई पेन है, तो मुझे ज़रूर रीच आउट कर सकते हैं एक कंसल्टेशन के लिए। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया हुआ है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।